नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है जैव अणु। दोस्तों बता दें कि बायोमॉलिक्यूल्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों बता दें कि इस 4 टॉपिक में से कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद प्रोटीन पढ़ना है आपको, ठीक है, और फिर विटामिन पढ़ना है आपको, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। यानी इन 4 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस पूरे चैप्टर में से जो ऑप्शनल क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। इसका वर्गीकरण को शॉर्ट में पढ़ेंगे और 3 नंबर एग्जामिनर से लेने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसके नाम में है कार्बो और हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब होता है H2O, पानी होता है। कार्बो मतलब होता है कार्बन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और पूरे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। यानी कार्बन जितना पाया जाएगा उसका दुगना हाइड्रोजन पाया जाएगा और फिर ऑक्सीजन भी उतना ही पाया जाएगा। CnH2nOn पूरे कार्बोहाइड्रेट्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nOn। यानी कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। तो ऐसे सभी यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आइए इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, वर्गीकरण को देख लेते हैं। यह C फॉर हो गया कार्बोहाइड्रेट और ये 3 प्रकार का होगा दोस्तों। आप भी याद रखिए, जो पहला होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। हिंदी अंग्रेजी में दोनों में इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। और मोनोसैकेराइड सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है और ये पानी में डालने पर यानी जल में जाने पर जल अपघटित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित होता है, वो क्या कहलाता है? ओलिगोसैकेराइड। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में जाने पर 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स में टूट जाता है या जल अपघटित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल देखिए। मोनोसैकेराइड्स का सबसे जो खास या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है ग्लूकोज, या उसी को कहते हैं फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। बता दें कि फार्मूला यही होता है दोनों का, लेकिन जब इस फार्मूले में या जब इस यौगिक में एल्डिहाइड समूह उपस्थित रहेगा तब इसको कहेंगे ग्लूकोज, और जब इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित रहेगा तब उसको कहेंगे फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे मीठा मोनोसैकेराइड्स होता है वो कौन होता है? तो उसको कहते हैं फ्रक्टोज, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ओलिगोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल में जाने पर 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स में अब जल अपघटित हो जाता है, उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसका सबसे खास एग्जांपल है सुक्रोज, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह सुक्रोज गन्ने के रस में पाया जाता है, इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं, ठीक है। इसको इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्यों कहते हैं इनवर्ट शुगर? क्योंकि जब इसको जल में डालेंगे तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनवर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाने वाली एकमात्र शर्करा जो होती है या एकमात्र कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज। और अगर पूछा जाए कि दूध क्यों मीठा लगता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको ओलिगोसैकेराइड में रखा गया है और यह फलों में पाया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फल किस शर्करा के कारण या किसके कारण मीठे होते हैं, तो माल्टोज की उपस्थिति के कारण। अब देखिए जो पॉलीसैकेराइड है ना, पॉलीसैकेराइड यह सबसे टफ और सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल में जाने पर 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स अणुओं में जल अपघटित हो जाता है। यानी इनमें से आप किसको कहेंगे पॉलीसैकेराइड है? किसको कहेंगे? आपने नाम सुना होगा स्टार्च का। स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। और मंड ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधे, हरे पेड़ पौधे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं स्टार्च या मंड कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बता दें कि यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि पेड़ पौधों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है स्टार्च या मंड, यानी रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स क्या होता है, स्टार्च होता है। दूसरे नंबर पर इसका एग्जांपल हो जाएगा, यानी पॉलीसैकेराइड का दूसरा एग्जांपल होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब दोस्तों ये ग्लाइकोजन क्या है, सबसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोजन क्या है। तो आप देखते हैं जितने भी जानवर या जंतु होते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वे सभी जंतु ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं, यानी सभी जंतुओं में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सभी जंतुओं में या सभी प्राणियों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। दोस्तों बता दें कि इसके बाद एक और पॉलीसैकेराइड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाएगा, तो आप जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका आप पढ़े थे बहुत बचपन में, कक्षा 9th में, तो वहां पे बताया गया था कि सेलुलोज कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कौन सी कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो सेलुलोज कहाँ मिलेगा, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन आता कहाँ से है शरीर में। जीव जंतुओं की शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है ना, जंतुओं की शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है उससे ग्लूकोज बनता है। जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के द्वारा, उसका पाचन होता है। जब शरीर में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, फिर उसी ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो सभी भोज्य पदार्थ का जब पाचन होगा तो ग्लूकोज बनेगा और उस ग्लूकोज से शरीर को ऊर्जा मिलेगी। शरीर की ऊर्जा मिलने के बाद भी अगर ग्लूकोज की कुछ मात्रा बच गई है तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर रख लेता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में बदलकर रख लेता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना एक प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं वो आपसे पूछा जाता है। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस ये क्या होता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। और जब शरीर में फिर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर से यह ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में वापस टूट जाता है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस मतलब ग्लाइकोजन फिर से कहाँ टूटेगा, ग्लूकोज में। और ये पूरा ही काम कौन करेगा, लीवर करता है। इसीलिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या माना गया है, लीवर को माना गया है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है, यकृत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं वो सभी ढूंढ के निकाली गई हैं, बहुत मेहनत के बाद मिली हैं, इसलिए आप इन सब चीजों को नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस तरह से आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये खत्म हुआ, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपका कुछ का नाम ले रहा हूँ, जैसे आप कैसे सिद्ध करेंगे कि C6H12O6 में 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे कि इन्हीं दो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराई जाती है, ठीक है। या फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सब वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें ग्लूकोज वाले चैप्टर को ढूंढ निकालिए और उसमें आपको ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, बताई गई हैं अच्छे से, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो आप जो ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं को चाहे जैसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाता है अगर आप रिएक्शन लिखते हैं तब। इस तरह से ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरा समझ में आया तो दोस्तों नोट्स बना लीजिए और परीक्षा टाइम में एक बार दोहरा के जाइएगा। पूरी उम्मीद दिलाते हैं कि आपको जरूर इससे क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।